हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया था रिगार्डिंग पे एंड अलाउंसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ। आज का ये वीडियो उसी का एक आगे का एक आप लोग समझ लीजिए एक पार्ट है, जिसमें मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको एनपीएस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, तो अपकमिंग जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। तो नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, टाइटल आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो मैं देना चाहूँगा कि ये क्यों आया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जनवरी 2004, ठीक है, 1 जनवरी 2004, उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी कैंडिडेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नया पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ओके, उसके पहले जो भी ज्वाइन किया था उनके लिए वही पुराना हमारा जो जीपीएफ फंड वाला था, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का था, और ईपीएफ जो गवर्नमेंट की तरफ से होता था, वो पेंशन सिस्टम लागू था। और एट द एंड ऑफ 10 ईयर, दैट मीन्स जैसे ही वो रिटायर होते थे पुराने एम्प्लॉयज़, उनको एट द एंड ऑफ देयर रिटायरमेंट उनको पूरा का पूरा जो भी उन्होंने जीपीएफ या अपने प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट की तरफ से जो भी था उसमें जितना भी एकोमुलेट किया था, जितना भी पैसा उन्होंने रखा हुआ था, वो एक बार में उनको पूरा का पूरा मिल जाता था। बट नेशनल पेंशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो नए जो हमारे स्टाफ हैं आफ्टर 2004 जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि एनपीएस और जीपीएफ में डिफरेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले एनपीएस के बारे में हम थोड़ा सा और जानकारी ले लें। एनपीएस जो है फ्रेंड्स, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एजेंसी बनाई गई है, सीआरए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। ठीक है, ये हमारे कस्टोडियन है, जो हमारा जो भी अकाउंट हमारा एनपीएस का बना हुआ है नेशनल पेंशन सिस्टम का, उसको ये हैंडल करते हैं। ओके, बट इस सीआरए को हैंडल करने के लिए क्या हुआ है, एक एजेंसी है एनएसडीएल। ओके, एनएसडीएल और जो हमारा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पीएफआरडीए जिसे कहा जाता है, इन दोनों के बीच में एक टाई अप हुआ है और एक सीआरए एस्टेब्लिश किया गया। और यही सीआरए हमारे जो भी पेंशन से रिलेटेड इंडिविजुअल्स के अकाउंट हैं उनको मॉनिटर करता है, उनका कस्टोडियन है। ओके, तो अब ये सीआरए का फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले आप लोगों का फोल्डर्स रेडी होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स के सर्विस बुक जिसे बोला जाता है। तो उसी सर्विस बुक के साथ ही आफ्टर 2004 सभी जो भी कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं उनको आपको सीआरए का या आपका बेसिक कहा जाए प्राण का एक डिटेल भराया जाता है। ठीक है, अब ये PRAN प्राण क्या है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। प्राण इज बेसिकली योर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो प्राण क्या है, तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर ये जो होता है ये आप लोगों का एक यूनिक आईडी है, समझ लीजिए। जैसे आप लोगों को सर्विस आईडी मिलती है, ओके, वैसे ही आप लोगों के पेंशन के लिए ये आप लोगों का एक यूनिक आईडी है जो आप लोगों को सीआरए इशू करता है सभी इंडिविजुअल्स को। तो जैसे ही आप लोग अपना प्राण का फॉर्म भरते हैं और उसको सीआरए भेजेंगे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटिनाइज करके आप लोगों को एक यूनिक प्राण इशू करता है। ओके, अब इस प्राण का फंक्शन क्या है, यही आप लोगों की आईडी है। लाइक पहले के जो भी हमारे स्टाफ होते थे उनके लिए जीपीएफ नंबर हुआ करता था उनका, बट अभी जो 2004 के बाद जितने भी हैं उनके लिए प्राण नंबर इशू होता है। ठीक है, और इसी प्राण आईडी में, इसी आप लोगों के प्राण आईडी में जो भी डिडक्शन होता है आप लोगों के एनपीएस का, ठीक है, 10% फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड एट प्रेजेंट 14% फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट होता है। हर मंथ आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। अब नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, तो जब आप प्राण का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया गवर्नमेंट में, उसके बाद आप लोगों को क्या है, अपना बेसिक डिटेल भरना पड़ता है। बेसिक डिटेल में फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी ईमेल आईडी स्टार्टिंग का जरूर क्लियर कट भरिएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे कुछ भी डाउट होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर राइटिंग तो अलाउ रहती नहीं है। अगर ओवर राइटिंग गलती से हो भी गया तो उसको सही करके फॉर्म को सही भेजना है, बिकॉज फर्स्ट मेलिंग एड्रेस जो आप लोगों का रहेगा वो यही एड्रेस रहेगा। तो इन केस अगर आप लोगों को ये फॉर्म जो है गलत आपने फिल किया है, एड्रेस का या आपका जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है लाइक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो है, अगर आपने गलती से भरा है तो वो वहाँ पे
ठीक है, वो गलत हो जाएगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएगी। ओके, तो इनिशियल स्टेज के लिए ये मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा सा आप लोग दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा कि वहाँ पे गलती ना हो। आफ्टर दैट अगर प्राण अगर आप लोगों का इशू हो जाता है और आपको प्राण का किट मिल जाता है, तो फ्रेंड्स उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप लोग वहाँ से अपना मेलिंग एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट इनिशियल में ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो जैसे ही आप लोगों का प्रान नंबर इशू होता है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं शो करना चाहूँगा, ये एक इंडिविजुअल प्रान आईडी, एक प्रान कार्ड आप लोगों को इशू होता है। ठीक है, ये प्रान कार्ड देखने में अगर आपको देखेगा तो पैन नंबर, पैन कार्ड जो आप लोगों का रहता है वो शॉर्ट ऑफ ही दिखता है, इसमें पूरा डिटेल लिखी हुई है। ये मेरी आईडी है, मैंने इसको ब्लर करके रखा हुआ है सो दैट ये चीज़ें सोशल नेटवर्किंग पे हाईलाइट ना हो। ओके, तो ऐसा ही एक आप लोगों को प्रान कार्ड इशू हो जाता है, जो आप लोगों को लाइफ टाइम इसको सेव करके रखना है, और यही आईडी हमेशा आपके एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए यूजफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर प्रान जनरेट हो गया, अब हमको क्या करना है। तो जैसे ही आप लोगों का किट आपके कम्युनिकेशन एड्रेस में पहुंच जाएगा, उसके बाद आपको CRA NSDL देख सकते हैं आप लोग ऊपर लिंक में कि CRA NSDL की साइट है। ओके, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी NSDL की साइट है, वो आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ आपको सबसे पहले रजिस्टर करने बोलेगा, बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पे साइन अप कर रहे हैं। ओके, तो जैसे ही आप लोग साइन अप करते हैं, आपको लॉगिन ID, पासवर्ड, ये दोनों डिटेल आप लोगों को देना है। उसके बाद आप लोगों का ओवरऑल डिटेल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस डिटेल में क्या क्या होता है, इस डिटेल में रहता है आपका नाम, योर एम्प्लॉय नंबर, योर एम्प्लॉयर्स ID, ओके, योर अकाउंट्स, आप लोग कौन से अकाउंट से रिलेटेड, लाइक डिफेंस फेलोज जो जितने भी होते हैं उनका CDA होता है, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट। ओके, तो उनका भी एक DDO नंबर उनको इशू होता है। ठीक है, आपके ऑफिस का भी एक ID होगा, वो सभी डिटेल आपको उस लॉगिन ID करने के बाद आपको देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग में उसको एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं, बिकॉज अगर वो चीज़ें वहाँ पे कुछ भी मिस्टेक हो गया तो आपके आईडी में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उससे रिलेटेड जो भी फ्यूचर में आपके कम्युनिकेशंस होंगे वो वैसे ही होते जाएंगे। तो इनिशियल स्टेज में इनको सही करके हम रख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपने आईडी रजिस्टर कर लिया। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि जैसे भी आप लोगों की सैलरी आती है, ओके, सैलरी आई उस टाइम से ही आप लोगों का वो डिडक्शन हो जाता है आपके किसमें, एनपीएस अकाउंट में। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आप लोग कभी भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो भी कम्युनिकेशन होता है आपको मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पे भी मैसेज आएगा कि योर प्रान हैव बी एडजस्टेड फॉर द मंथ ऑफ सो एंड सो। ठीक है, जिस भी मंथ का होगा उसमें आप लोगों को सेटल कर दिया गया है, ऐसा करके आप लोगों को एक मेल रिसीव होता है अगर आपने ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे अच्छे से रजिस्टर किया है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अब हमने प्रान हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, अब पैसे जा कहाँ रहे हैं। तो पैसे जा कहाँ रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बेसिकली अभी आफ्टर 2019 गवर्नमेंट ने एक नया प्लान इशू किया है कि आप अपना जो भी पैसा है वो किसी भी सोर्स में 3-4 सोर्सेज इश्यूज हुए हैं गवर्नमेंट की साइड से। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर लिंक में कि कौन कौन से सोर्सेज आपके इशू हुए हैं, कि उसमें आप लोग इन्वेस्ट खुद से कर सकते हैं। इनिशियली ऐसा नहीं था फ्रेंड्स, इनिशियली आप लोगों को 3 प्लान ही इशू किया गया था। फर्स्ट इज LIC, सेकेंड इज UTI पेंशन प्लान एंड थर्ड इज योर SBI। ओके, तो इन्हीं तीनों में आप लोगों के पैसे जो इन्वेस्ट होते थे डिपेंडिंग अपॉन कि CRA ही ये कर देता था, NSDL अथॉरिटी ये कर देती थी कि जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा हो या जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो उसमें ज़्यादा परसेंटेज आप लोगों को रजिस्टर कर दिया जाता था। ओके, अगर हमारे 3 एजेंसीज हैं और 100% हमारा है तो 1 एजेंसी हैज़ 34% एंड द अदर 2 हैव 33% इन्वेस्टमेंट। ओके, तो जिसमें ज़्यादा होता था उसको 34 कर दिया जाता था, रेस्ट टू अदर 33 पे ही रहता था। ओके, अब आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट आप लोगों को किस हिसाब से होगा, तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपके एनपीएस में बेसिकली 2 टियर अकाउंट्स होते हैं, टियर 1 कहा जाता है एंड टियर 2। ओके, व्हाट इज टियर 1? टियर 1 बेसिकली होता है आप लोगों का जो आपकी सैलरी से जो भी एनपीएस को कंट्रीब्यूशन गया है वो आप लोगों के टियर 1 अकाउंट में शो होगा। ओके, ये हमेशा चलेगा अप टू योर टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो टियर 1 आपका हमेशा चलता रहेगा। बात आती है टियर 2 की, तो टियर 2 के लिए आप लोगों को ऑप्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपको टियर 2 लेना है, आप ऑप्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। टियर 2 का बेनिफिट मैं आप लोगों को बता दूं। टियर 2 का बेनिफिट फ्रेंड्स ये है कि अगर आपकी सेविंग्स, ठीक है, टैक्स आप लोग जब ओवरऑल पूरे साल का अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं
तो टैक्स में जो आप लोगों को बेसिक एक सीलिंग दी गई है टैक्स सेविंग्स की, उसमें अगर आप लोगों का ओवरऑल सीलिंग कंप्लीट नहीं होता है तो जो रेस्ट ओवर अमाउंट आप जितना है वो आप लोग टीयर 2 को ऑप्ट करके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ओवरऑल सीलिंग भी कंप्लीट हो जाएगा और एक इन्वेस्टमेंट आप लोगों का टीयर 2 में भी हो सकता है। ठीक है, बट टीयर 2 की भी एक लिमिट है फ्रेंड्स। ठीक है, टीयर 2 में आप 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट ओवर 1 लाख आपको अदर सेविंग्स में शो करना पड़ेगा। ठीक है, टीयर 2 में ये भी प्रोविजन है कि 150 तक भी आप जा सकते हैं, बट उसके कुछ क्लॉजेस हैं वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि टीयर 1 में आपने इन्वेस्ट कर दिया, टीयर 2 में आपने इन्वेस्ट कर दिया, बट व्हाट अबाउट ये पैसे जाएंगे कहाँ, पैसे रिटर्न कब मिलेंगे? तो पैसे जाएंगे कहाँ, इसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि ये जाते हैं आप लोगों के जो इन्वेस्टमेंट है, जो गवर्नमेंट आप लोगों को अकाउंट्स को कर रही है, SBI, LIC, UTI में अभी बेसिकली जो भी चल रहा है उसमें करेगी। रेस्ट ओवर टीयर 2 का क्या है, तो टीयर 2 आप लोगों की सीलिंग आपके अकाउंट में ही रहेगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो मुद्दा अभी चल रहा है डिस्कशन का वो यही है कि जो GPF होल्डर्स रहते थे, GPF होल्डर्स के पास एक ऑप्शन ये जरूर रहता था कि आप अपने अकाउंट का या आप अपने साल भर की सैलरी का मैक्सिमम ऑफ 90% और अदरवाइज आपके जितने भी अभी तक GPF में कंट्रीब्यूशन था उसका सम सच ऑफ अमाउंट आप लोग विड्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये पुराने स्टाफ के लिए था, बट NPS स्टाफ के लिए NPS स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है और इसी के लिए बहुत सारे इश्यूज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में चल रहे हैं, बहुत सारे करस्पॉन्डेंस चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट का, टीयर 1 अकाउंट का जो पैसा है वो विड्रू करने का कोई ना कोई स्कीम मतलब जो भी एम्प्लॉयज है उनको दिया जाए, ताकि किसी भी कंडीशन में अगर उनको पैसों की जरूरत होती है तो वहां से अपना कंट्रीब्यूटेड मनी जो है वो विड्रू कर सके। ठीक है, बट टीयर 2 में जो आप लोग कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रेंड्स, टीयर 2 के आप लोग अकाउंट के पैसे को निकाल सकते हैं, विड्रू कर सकते हैं। ठीक है, बट टीयर 2 के लिए तभी कर सकते हैं जब उसकी एक सीलिंग आप लोगों की कंप्लीट हो, तभी आप लोग टीयर 2 के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज टीयर 2 अगर आप लोग डेट छोड़ते हैं तो टीयर 1 ऑलरेडी आप लोगों का वर्किंग है, बट टीयर 2 से पैसे नहीं निकल सकते। इससे रिलेटेड जो हमारे NSDL सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी हैं, उनके जो बड़े ऑफिसर्स हैं, उनका भी मैंने एक दिन स्टेटमेंट सुना था। उनका क्या कहना था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये चीज़ आप लोग सुन लीजिए। टीयर 1 का पैसा, ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में एज ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 60 ईयर्स है। ठीक है, अभी हम ये नहीं चाहते कि 33 ईयर्स और 35 ईयर्स और 58 जो विच एवर इज मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया चल रहा है उसको अगर हम छोड़ दें तो 60 ईयर इज योर रिटायरमेंट एज। ओके, बट 60 ईयर्स जाने के बाद अगर आप लोग देखें तो ये क्या पैसा आप लोगों को पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप लोग जरूर सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। टीयर 1 का पैसा, ठीक है, अगर आप लोग रिटायर हो जाते हैं एट द एज ऑफ 60, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है मैक्सिमम आप लोगों को 60% अमाउंट ही विड्रू करने को मिलेगा। ठीक है, या 60% अकाउंट ही आपको क्रेडिट होगा आउट ऑफ योर 100% कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस रेस्ट 40%, तो ये 40% अमाउंट गवर्नमेंट के किसी ना किसी स्कीम्स में, लाइक अभी जैसे आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है वैसे ही किसी और स्कीम में वो 40% मनी आप लोगों का इन्वेस्ट रहेगा, उससे रिलेटेड, ठीक है, वो अमाउंट से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट आएगा और जो भी पैसे रहेंगे वो पीरियोडिकली कुछ इंटरवल ऑफ टाइम्स में आपको धीरे धीरे विड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है, बट मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट, मैक्सिमम विड्रू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सिर्फ 60% ही है। ठीक है, 40% आप लोगों को मिलते रहेगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक नई एडिटिव स्कीम लाई है फ्रेंड्स। अब ये एडिटिव स्कीम क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा और भी इन्वेस्ट होता रहे, उससे आपको जो भी इंटरेस्ट है वो मिलता रहे, तो आपके पास ये ऑप्शन गवर्नमेंट ने ये भी रखा हुआ है कि टीयर 1 का जो अमाउंट है, टीयर 1 अमाउंट का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आप उसको विड्रू नहीं कीजिए, उसको आप एट द एज ऑफ 70 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। शायद ये जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होगी, बट अगर वो ब्रीफ डिटेल में जाए NPS के तो ये उनको चीज़ें समझने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी कि अप टू द एज ऑफ 70 दे कैन इन्वेस्ट देयर टीयर 1 अकाउंट। ठीक है, उसका इंटरेस्ट बट आप लोग विड्रू नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम लिमिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज योर 60%, रेस्ट 40% आपको पीरियोडिकली विद इंटरेस्ट मिलता जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, बट नुकसान क्या है फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड करना चाहूँगा। हमने आज के वीडियो में पहले ये देखा कि NPS अकाउंट कहाँ से आया, कब आया, हु इज़ द कस्टूडियंस, यारे हमारा कस्टूडियन है। ओके, उसके बाद हमने देखा कि हमको रजिस्टर करना है, हमारा अकाउंट बनेगा। ओके, यू विल बी गिवन अ यूनिक ID। ठीक है, प्रान नंबर आप लोगों को मिलेगा, प्रान की एक प्रॉपर किट आप लोगों को मिलेगी। ओके, प्रान का एक कार्ड आएगा लाइक योर ATM और पैन कार्ड शॉर्ट ऑफ। ठीक है,
उसके बाद हमने देखा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, कितने तरीके के एनपीएस के अकाउंट है हमारे, ओके, किस अकाउंट में क्या बेनिफिट है, किस अकाउंट को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने पूरा देखा। वीडियो को कंक्लूड करते हुए फ्रेंड्स सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने, ठीक है, गवर्नमेंट में रहते हुए बहुत लोगों को ये चीज़ें जरूर फेस करने को मिलती है कि आप टोटल टाइम, ओके, यू कैन से, और 80% आप लोग सिर्फ गवर्नमेंट अपने वर्क पे दे देते हैं, बट आपका जो एडम मैटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, उन सब चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो मेरी सबसे यही एक छोटी सी एडवाइस रहेगी कि आप एडम मैटर्स पे भी थोड़ा सा इंटरफेयर करते चलें, बिकॉज ये आप लोगों के लाइफ टाइम जो भी आप लोगों का एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो, एक एक पेपर, एक एक ऑर्डर, ओके, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अगर 3 साल पहले, 4 साल पहले आपने कोई चीज़ करानी भूल गई है और उसका आप लोगों को अभी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेटर है कि हर एक स्टेज में जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की आती हैं, जो भी लेटर्स इशू होते हैं, उसको इग्नोर ना कीजिए, उसको पढ़िए ज़रूर। मे बी आपके कुछ काम का हो, मे बी आपके लिए कुछ बेनिफिट हो उसमें, ठीक है। और प्राण से रिलेटेड फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन थी, लिंक में मैं बेसिकली आप लोगों को एनपीएस और सीआरए और उससे रिलेटेड जो भी है डिस्क्रिप्शन कॉलम में, ठीक है, ये आप लोगों को मैं एक बेसिक वहाँ पे ब्रीफिंग जरूर मेंशन कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा कि हमारे जो गवर्नमेंट स्टाफ हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों को कौन सा उसका गवर्निंग स्कीम है, कहाँ से पॉलिसीज आती हैं, ठीक है, और क्या क्या हमारे लीव्स हैं, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा फ्रेंड। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर पुश कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी नेक्स्ट मेरे वीडियोस हैं वो आप तक जरूर पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।